चलो, अभी अपन टॉपिक चालू करते हैं। सीमेंट में होता है सीमेंटेशन इंडेक्स, जो कि रेशियो होता है एसिड बेस प्रेजेंट का, ना कि इनका आपस में। इसकी वैल्यू होती है 1 से 1.67%। सीधा पूछा जाएगा सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेके 1.67%। सीमेंट का फादर किसको बोला, किसने खोज की थी? जोसेफ एस्पेडिन ने की थी, यूके में, जो पोर्टलैंड एरिया में, इसलिए इसने सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट पीसीसी बोला जाता है। सीमेंट की में लगभग 40% वॉइड होते हैं। स्टैंडर्ड डेंसिटी अपन 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मान के चलते हैं। एक बैग का अपन वेट मान के चलते हैं 50 किलोग्राम, तो अपन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन डेंसिटी, तो ऐसे आता है 50/1440 = 34.7 लीटर। सीमेंट की मेजरमेंट में अपन ±2% की अपन टॉलरेंस लेके चलते हैं। अब यूनिट वेट अगर अपन देखेंगे तो पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आरसीसी में सरिया में ले देते हैं तो 100 बढ़ जाती है, तो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील का अपन को याद रखना है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सीमेंट का अपन ने पहले देखा है ये 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब टाइप ऑफ सीमेंट देखते हैं, हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक जो होता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर में भी जो सेट और हार्डन हो जाए। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम और लाइमस्टोन से करते हैं, और ये वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रेशन नहीं होता है इनका। हाइड्रेशन नहीं होता है, ये ऐसा बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इनका हाइड्रेशन वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता। जैसे कि पीओपी को अगर आपने सुखा दिया और पानी में ले गए तो वो फिर से गीला हो जाएगा, लेकिन सीमेंट में ऐसा नहीं है। सीमेंट के ब्लॉक को आप पानी में ले जाओगे तो वो सीमेंट का ब्लॉक ही रहेगा। रॉ मटेरियल जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, उसमें एक तो आर्जिलिशियस होता है, एक कैल्सरस होता है। दो बाइफ्रिकेशन। आर्जिलिशियस में स्लेट, शैल, क्ले मतलब जो आर्जिलिशियस मतलब सिलिका से रिलेटेड। कैल्करस बोलते हैं लाइमस्टोन, मार्ल, सीमेंट रॉक या फिर चॉक। अब साउंडनेस किसके कारण क्रिएट होती है? एलएसएम के कारण, लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया। अब जो अपन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल में देखेंगे, इसमें होता है लॉर्ड साई की मिस, LSI की मिस। एल मतलब लाइम 63%, फिर 3 से डिवाइड किया 62%, फिर 3 से डिवाइड किया 6%, फिर 3 to 1। ये कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा, टॉप 3 पूछा जाता है जो 3 का डिवाइड करके आता है। लाइम होता है CO, ये लगभग 63% होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? साउंडनेस और स्ट्रेंथ देना। ये कंट्रोल करता है साउंडनेस और स्ट्रेंथ को। अगर लाइम कम होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा और सेटिंग एक्शन में टाइम लगेगा। फिर 62% में 3 का भाग दिया तो 22% आया। ये होता है सिलिका। सिलिका का काम क्या होता है? ये स्लो सेटिंग करवाता है, वरना अगर सिर्फ लाइम होता तो बहुत जल्दी सेटिंग हो जाती। फिर आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना का काम होता है क्विक सेटिंग का काम, Al2O3। ये 6% होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। अगर ज़्यादा में होगा तो ये स्ट्रेंथ को लोअर करेगा। इसका नो कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ होता है, सिर्फ ये क्विक सेटिंग के काम आता है। फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जो कि 3% होता है, इसका काम होता है कलर देना, जो ग्रेइश कलर होता है, और फ्यूजन एट द टाइम ऑफ हाई टेम्परेचर। मैग्नीशिया ये कलर देता है, हार्डनेस देता है और साउंडनेस देता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 1.5% नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा ये सीमेंट को साउंड बनाता है, मतलब एक्सपेंड नहीं होने देता है। और एक ये बात है कि इसके कारण जो अनसाउंडनेस होती है उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो कंपोजिशन में अपन ने देखा लॉर्ड साई की मिस, LSAI की MS। एल से लाइम, एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आई से आयरन, एम से मैग्नीशिया, एस से सल्फर ट्राइऑक्साइड। सीमेंट स्टोरेज में अपन को ये याद रखना है, स्टोरेज में अपन को याद रखना है कि 15 से 20 सेंटीमीटर फ्लोर से ऊपर होना चाहिए, ताकि वो पानी नहीं जाए उसके अंदर या फिर किसी टाइप का मॉइस्चर नहीं जाए। 10 से ज़्यादा बैग को स्टैक में नहीं रखना है, क्योंकि उसके कारण फिर लंपिंग होनी चालू हो जाएगी। और विड्थ ऑफ स्टैक 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना है। अब पीरियड ऑफ स्टोरेज में कि भाई कितनी देर के बाद में कितनी स्ट्रेंथ बचेगी, तो अगर फ्रेश बनाई है तो उसमें 28 डेज़ की अपन स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो उसमें 100% स्ट्रेंथ होगी। 3 महीने के बाद में 80%। याद सिर्फ ये रखना है कि 1 साल के बाद में 60% स्ट्रेंथ बचेगी और 2 साल के बाद में 50% स्ट्रेंथ बचेगी। फिर बॉक्स कंपाउंड आते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? जो लॉर्ड साई की मिस, इसको अपन जब किल्न में रखा, ये जो भी लॉर्ड साई की मिस अपन ने देखा था, ये सारे को जब अपन किल्न में रखते हैं तो 4 टाइप के कंपाउंड बनते हैं: एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। एलाइट होता है 3CO SiO2, इसे अपन C3S से भी बोलते हैं, एवरेज 40% है। फिर बेलाइट C2S, फिर सेलाइट C3A, फिर फेलाइट जिसमें F आता है C4AF। अब 40%, फिर 32%। 40 और 32 को, इन दोनों को 4 से भाग देंगे तो नेक्स्ट दो आएंगे, 10% और 8%।
इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बहुत कम पूछे जाते हैं। एलाइट में होता है, एलाइट का मेन काम होता है C3S का 7 डेज स्ट्रेंथ और हार्डनेस देना। स्ट्रेंथ होती है कि उसकी ताकत, और हार्डनेस होता है कि वो सॉफ्ट नहीं है, कि उसमें अगर तुम उंगली डालोगे तो उसमें स्क्रैच नहीं बनेगी। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थोइंग देता है। C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, 1 ईयर स्ट्रेंथ देता है। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थोइंग देता है। और केमिकल अटैक मेन C3S भी देता है फ्रीजिंग थॉइंग में, लेकिन C3S केमिकल अटैक में नहीं रेजिस्टेंस देता, लेकिन C2S देता है। इसलिए अपन डैम वैम में जहाँ पे भी बनाएंगे उसमें C2S बढ़ाएंगे। C3A इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, 865 जूल पर ग्राम। ये 10% ही डालते हैं। ये फ्लैश सेट के काम आता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कम करने के काम आता है, कि मतलब जल्दी से सेट हो जाए। ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो अपन लोड साइकिल को अपन किल में डालते हैं, तो सबसे पहले कंपोनेंट C3A ही फॉर्म होता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर C4AF होता है, इसका कोई काम नहीं होता, ये पूरा सीमेंटिंग मटीरियल है, ये कोई काम का नहीं होता, बस बनता है इसलिए पढ़ रहे हैं। अब जो फैक्ट है कि OPC की 70% जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज में, जैसे कि मतलब अगर 33 ग्रेड की है तो 33 ग्रेड का 70% वो 28 डेज में ही आ जाती है। 90% 1 ईयर में आती है। लेकिन डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम मान के चलते हैं, ये सिर्फ ज्ञान था, लेकिन जो डिज़ाइन पर्पज़ में हम मान के चलते हैं कि जो 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आई है वही 100% उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है। फ्लैश सेट किसको बोला जाता है कि टाइट तो हो जाता है, स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्टिफनिंग हो जाती है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होता है विद हीट एवोल्यूशन, जिसको बोला जाता है प्रीमेच्योर हार्डनिंग। ये क्यों होता है? C3A के कारण होता है और हाई एल्कलीज के कारण होता है। हाई एल्कलीज के कारण और C3 के कारण फ्लैश सेट होता है। C3A इमीडिएटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के कारण। इसको रोकना है तो जिप्सम मिलाना पड़ेगा। आफ्टर फ्लैश सेट में अगर आप मिक्सिंग अलाउ नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेंथ का गेन नहीं होगा अगर आप उसे रीडेवलपमेंट करोगे, ठीक है। जिप्सम का काम होता है रिटार्ड सेटिंग टाइम। जिप्सम को कभी मिलाया जाता है क्लिंकर के टाइम पे। जिप्सम को कभी भी 2.5 से 3% नहीं, ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण अनसाउंडनेस बढ़ती है। अनसाउंडनेस मतलब कि एक्सपेंशन बढ़ता है। फास्ट सेटिंग क्या होती है? रैपिड स्टिफनिंग हार्डनिंग विद नो अप्रिशिएबल इवोल्यूशन ऑफ हीट। फ्लैश सेट में हीट ऑफ इवोल्यूशन हो रहा था, लेकिन फास्ट सेट में नहीं हो रहा है, कोई हीट ऑफ इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक। अब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन, बाउंड वाटर होता है कि 23% तो सिर्फ उसे गीला करने के लिए चाहिए होता है। जेल वाटर जो कि आपस में रिएक्शन करता है, केमिकल वाटर जेल वाटर बोलते हैं, जिसको 15% चाहिए होता है। टोटल मिनिमम होता है 23% प्लस 15% 38%। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी डालते ही फुस, तो मतलब जो भी गर्मी में वो निकल गई तो वो फुस, तो C4AF वाला सबसे पहले होगा। C2S सब दोनों में, हाइड्रेशन में भी और हीट ऑफ इवोल्यूशन में भी सबसे लास्ट में। लेकिन हीट ऑफ इवोल्यूशन जो फ्लैश सेटिंग में काम आ रहा था वो C3A है, ठीक है। C3A की सबसे ज़्यादा हीट ऑफ इवोल्यूशन 865 ग्राम जो अपने पड़ी थी, ठीक है। 50 ग्राम में 20 से 30 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं पानी मिलाने की। तो अभी अपन ने देखा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी, मतलब फुस सबसे पहले होगा, और हीट ऑफ इवोल्यूशन अपन ने देखी थी कि जो आग लगाता है C3A, जो फ्लैश सेट के कारण बनता है 865, वो उसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब अपन जो सीमेंट का प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस है और ड्राई प्रोसेस न्यू प्रोसेस है। तो क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी कम लगता है, तो तुम्हें इकोनॉमिकली बढ़िया होता है, कि क्योंकि तुम्हें टेम्परेचर उतना नहीं रेज करना पड़ रहा है। तो 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस ड्राई प्रोसेस में होता है। वेट प्रोसेस में क्योंकि गीला है तो उसे 1500 से 1600। नाउ डे अपन ड्राई प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब टाइप ऑफ सीमेंट में देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, जो भी अपन अभी तक पढ़ के आए हैं उसे पोर्टलैंड सीमेंट को ही एज्यूम करके पढ़ के आए हैं, जो कि अपन ने लोड साइकिल में से अपन ने पढ़ा था ना, जो 63% 22%, तो वो पोर्टलैंड सीमेंट का ही था। इसमें 3 ग्रेड होती हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है आधी घंटा 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे 600 मिनट। एक्सपेंशन जो भी होता है वो फ्री लाइम के कारण और मैग्नीशिया के कारण होता है, इसमें सिलिका के कारण नहीं होता है। लेकिन टोटल जो भी अनसाउंडनेस होती है वो LSM के कारण होती है। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को अपन देखते हैं। रैपिड हार्ड होना है तो इसमें अपन C2S को कम कर देंगे और C3S की वैल्यू को बढ़ा देंगे, क्योंकि C3S स्ट्रॉन्गेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब अपन देखते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम OPC के बराबर ही होता है। सूखने से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। हार्डनिंग का सेटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब
इसे कभी भी अपन मास कंक्रीट में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि C3S बढ़ा दिया है और C2S कम कर दिया है। C2S जो कि केमिकल अटैक को कम करता था। अब RSC में सेम स्ट्रेंथ। अब हार्डनिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ वो एक दिन में उतनी आ जाएगी जो OPC में 3 दिन में आती है, और 3 दिन में उतनी आ जाएगी जितनी 7 दिन में आती है। इसे सुटेबल काम पे काम में लिया जाता है जो सीमेंट कंक्रीट की CC की रोड होती है वहाँ पे, और ब्रिजेस में। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग क्या है, इसमें अपन एक्सेलेरेटर कि भाई इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा जो बिजी हाईवेज है तो वहाँ पे अपन 2% CaCl2 एज ए एक्सेलेरेटर अपन ले लेते हैं। स्ट्रेंथ भी OPC से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें CaCl2 वो ज़्यादा बढ़ाती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट OPC से C3S ज़्यादा डाल। रैपिड हार्डनिंग में क्या था, अपन ने C3S ज़्यादा डाला था और C2S कम किया था। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में रैपिड हार्डनिंग प्लस 2% CaCl2 एज एक्सेलरेटर डालते हैं। फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, इसमें एल्यूमिना ज़्यादा डाला जाता है, जो कि सिलिका अभी अपन 63% इतना डालते आ रहे थे, उसकी जगह बॉक्साइट 40% डालते हैं, एल्यूमिना बॉक्साइट। और लाइमस्टोन को 40% डालते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटिंग टाइम 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में 1 घंटे का भी फ़र्क नहीं है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट को कहाँ पे काम में लेंगे अपन, रिफ्रैक्टरी कंक्रीट में लेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। और सूटेबल कहाँ पे है, ये कहाँ पे सूटेबिलिटी है इसकी, सी और अंडर वाटर, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी इसको अपन वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जहाँ से पानी के कारण जल्दी से इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन डिजोल्व हो जाए। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक बहुत ज़्यादा है, वेरी रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। एक्सपेंशन 5 mm से भी कम होगा। जो लीड सेटेलियर अभी अगर आप आगे देखेंगे तो उसमें 5 mm से भी कम होगा। फिर पोर्टलैंड सीमेंट स्लैग सीमेंट होती है। इसमें पोर्टलैंड सीमेंट में अपन जो ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और जिप्सम मिला देते हैं। इसमें अपन को क्या है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में अपन क्या करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में अपन ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग और जिप्सम मिला देते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम क्यूरिंग के लिए पानी डालने के लिए वो शटरिंग बहुत ज़्यादा देर तक रखनी पड़ती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये हाईली सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। इसे काम में कहाँ पे लिया जाता है, जहाँ पे मास कंक्रीटिंग या फिर मरीन स्ट्रक्चर जहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंस जो गला देता है, वहाँ पे इसे काम में लेते हैं। सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट इसमें क्या करते हैं, 80 से 85% जो ग्रेन्युलेटेड स्लैग को ये अपन काम में लेते हैं। ठीक है, इसका काम कहाँ पे, यूज़ फॉर लाइनिंग ऑफ कैनाल, जो कैनाल की लाइनिंग है जहाँ पे 24 घंटे पानी रहेगा वहाँ पे, और मरीन वर्क में। इसको किसी भी एडमिक्सचर के साथ काम में नहीं लेते। लोइड सीमेंट क्या होती है, जो भी हीटिंग के मटेरियल है उनको अपन कम कर देते हैं, जैसे कि C3S और C3 और C2S की वैल्यू बढ़ा देंगे। इसको काम में कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे क्रैक नहीं आने चाहिए, जैसे कि अबटमेंट, डैम, पियर्स और रिटेनिंग वॉल में। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ लो होगी, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी सेम होगी। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, इसमें अपन OPC के साथ में 10 से 30% फ्लाई ऐश मिला देते हैं। फ्लाई ऐश क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं। अब इसमें क्या अपन ने फ्री लाइम को रिमूव कर दिया है, जिसके कारण रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक इंक्रीज हो गया है, कि अब केमिकल अटैक का उतना खतरा नहीं है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि लाइम के कारण केमिकल अटैक होता था। पोजोलोना इम्परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो छोटे पार्टिकल अंदर जाके जम गए हैं। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। सल्फेट अटैक के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। पोजोलोना की खुद में कोई भी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब भी एक लाइम के साथ कंबाइन करता है तो ये स्टेबल लाइम पोजोलोना प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी खुद की सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी बन जाती है। सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी बन जाती है। पोजोलाना को कंक्रीट में जब मिलाते हैं, ना कि सीमेंट में। कंक्रीट की ये अभी 4-5 लाइनें कंक्रीट के बारे में, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी। कंक्रीट में पोजोलाना मिलाने से श्रिंकेज कम होता है, लेकिन सीमेंट में डालने से बढ़ता है। इसको आगे फिर से रिपीट करेंगे। कंक्रीट में अब रिजल्ट देखते हैं। पोजोलाना मिलाने से ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, परमिएबिलिटी कम होती है, मतलब इम्परमिएबिलिटी बढ़ती है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ती है, श्रिंकेज में कमी आती है कंक्रीट में, लेकिन सीमेंट में श्रिंकेज बढ़ जाता है। सेग्रीगेशन में कमी आती है, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट में कमी आती है। स्ट्रेंथ ऑफ PPC पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी OPC के बराबर ही स्ट्रेंथ होती है। फ्लाई ऐश क्या होती है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो बात है, जो स्ट्रेंथ ऑफ पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी OPC के बराबर ही स्ट्रेंथ होती है। ऐसे नहीं है कि पोजोलाना की कोई सीमेंशियस प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब फ्लाई ऐश की बात करते हैं। फ्लाई ऐश भी वही है जो कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल के कारण जो छोटे छोटे पार्टिकल बढ़ते हैं 0.5 माइक्रोमीटर के।
उसको अगर अपन सीमेंट में मिला देते हैं तो क्या होता है, इसका बस ये पूछा था कि इम्पैक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन सीमेंट क्या होगा। इसके कारण सेग्रीगेशन में कमी आती है, ब्लीडिंग में कमी आती है, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में कमी आती है। इसका मतलब क्या है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, पोजोलाना वाली होंगी, लेकिन इसके कारण वर्केबिलिटी से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि पोजोलाना से पड़ रहा था, और श्रिंकेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पोजोलाना से दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही थी कि वर्केबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी और श्रिंकेज डिक्रीज़ हो रहा था। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट की। इसमें क्या है, अपन फाइन ग्राइंडिंग करते हैं ओपीसी की, जिसमें अपन जिप्सम का कंटेंट रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण सेटिंग जल्दी हो जाती है। इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। क्विकली सेट तो हो जाती है लेकिन हार्ड नहीं होती है, सूख गई है पर स्ट्रेंथ गेन नहीं हुआ है। एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट क्या होती है, ओपीसी में अपन विंसोल रेजिन या फिर कोई भी वेजिटेबल फैट या डालडा की ऐसे कोई चीज़ डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट डालते हैं, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट डालते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं वाइट और कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें क्या होती है, प्योर वाइट चॉक को डाला जाता है और फेरिक ऑक्साइड नहीं डालेंगे वरना ग्रेश कलर हो जाएगा, जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 1% से कम तक। इसको एग्जांपल है बिरला वाइट और जेके पुट्टी। और इससे वाइटनेस ऑफ सीमेंट मेजर की जाती है हंटर स्केल। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हंटर स्केल क्यों यूज़ की जाती है वाइटनेस सीमेंट की चेक करने के लिए। 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट डाल देते हैं जिस भी कलर का आपको कलरिंग चाहिए होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओपीसी में अपन डाल देते हैं ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं तो ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट बनाते हैं। ये काम कहाँ पे आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जैसे कि अपना अंडरग्राउंड बेसमेंट है, वहाँ पे कितनी सीलन आ रखी है, वहाँ पे अपन को ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट में अपन को ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड मिलाना चाहिए था, और जो कि वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। अब मिनिमम स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ अपन देखते हैं कि ओपीसी की 1 डे, 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज में। तो 3 डेज में तो हाफ होगी, 7 डेज में 2/3 होगी, ये आपको याद रखना है। 7 डेज में 67% गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, 3 डेज में 50% होता है। टेस्टिंग में अपन क्या करेंगे, 12 डिफरेंट बैग से लेंगे और 12 पॉइंट लेंगे उसके। फील्ड टेस्ट क्या होते हैं, ये ठंडा होना चाहिए, तैरनी नहीं चाहिए, ये सब याद रखना है। अब इसका केमिकल टेस्ट देखते हैं। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, अगर आग लगाई जाए तो 5% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए इंसॉल्युबल रेजिड्यू। और वेट ऑफ मैग्नीशिया 6% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। और वेट ऑफ क्लोराइड ये काम का नहीं है, सिर्फ ये याद रखनी है, टोटल लॉस ऑन इग्निशन 5% से कम होना चाहिए, वेट में कमी नहीं आनी चाहिए 5% से ज़्यादा। फाइनेंस टेस्ट क्या होता है, सरफेस एरिया अपन मास को अपन मेजर करते हैं कि जितना ज़्यादा। इग्निशन के बाद में आप आता है फाइनेंस टेस्ट। फाइनेंस टेस्ट में अपन क्या करते हैं, सरफेस एरिया अपन मास को देखते हैं। इसमें 3 टाइप के मेथड होते हैं। सीव मेथड, सीव मेथड में क्या करते हैं, 100 ग्राम अपन सीमेंट लेते हैं और 9 नंबर की सीव लेते हैं। 9 नंबर की सीम में क्या होता है, 90 माइक्रोन का होता है। फिर सेकंड मेथड है वागनर टर्बिडीमीटर से, इसमें अपन स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट है एयर परमिएबिलिटी मेथड है। एयर परमिएबिलिटी मेथड में अपन कौन सा पार्टस यूज़ करते हैं, नर्स एंड ब्लेन पार्टस। अब इसमें मिनिमम सरफेस एरिया और वेट ऑफ रेजिड्यू दिया गया है। ओपीसी में वेट ऑफ रेजिड्यू 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम सरफेस एरिया 22-50 कम से कम होना चाहिए। फिर पीपीसी है, इसमें रेजिड्यू 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सरफेस एरिया 3000 होना चाहिए। आरएचसी रैपिड हार्डनिंग में क्या है, रेजिड्यू 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सरफेस एरिया 32-50 होना चाहिए। ये चीज़ नोट करने की, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हार्डनिंग उतनी जल्दी होती जाएगी। फिर कंसिस्टेंसी होती है कि कितना पानी मिलाएं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो जाए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 30% होता है। और ये परसेंटेज जो वो वाटर होता है जिसमें कि पेनिट्रेशन करवाएं ऊपर से अपन, तो 5 से 7 mm बॉटम से और 33 से 35% टॉप से हो। अब टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें अपन को डायमीटर और शेप याद रखनी है, ये एक क्वेश्चन पक्का आता है। इनिशियल सेटिंग टाइम में आई है तो आई मतलब 1 है, 1 या फिर इनिशियल है तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनिशियल में अपन छोटी चीज़ लेंगे, और छोटी चीज़ लेंगे तो किसी भी शेप की होती है तो अपन स्क्वायर को प्रेफर करेंगे। छोटी हो तो चाहे स्क्वायर ब्रश भी तुम घुसा सकते हो। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में 1 mm की स्क्वायर नीडल लेंगे, स्क्वायर नीडल होती है। फिर फाइनल सेटिंग में अपन 5 mm की लेते हैं, एनुलर रिंग होती है। कंसिस्टेंसी में अपन 10 mm का डायमीटर की साइज लेंगे अपन, और सॉलिड होगा कंसिस्टेंसी में, क्योंकि अपन उसे पूरा अपन पेनिट्रेट करवाना चाहते हैं। उसके सेल्फ वेट के कारण 33 से 35 mm टॉप से, 7 से 3% बॉटम से, तो इसलिए ये सॉलिड होना चाहिए ताकि वेट के कारण ये पेनिट्रेट करें। फिर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को अपन देखते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम में 300 ग्राम अपन सीमेंट लेते हैं और कंसिस्टेंसी जैसे कि 30% वेट के लिए अपन ने जो देखा था उसका 85% लेंगे, 0.85 पी लेंगे,
ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम में अपन ने इनिशियल में देखा था आई आता है तो 1 mm² वैसे भी देखते हैं, आई 1 के सिमिलर दिखता है। और इनिशियल में अपन ने ये देखा था कि इनिशियल है तो छोटी चीज़ लेंगे तो 1 mm², और इन छोटी चीज़ लेंगे तो किसी भी शेप की ले सकते हैं तो स्क्वायर ले सकते हैं, तो स्क्वायर नीडल होगी। ऊपर से 33 से 35 mm होनी चाहिए और बॉटम से 5 से 7 mm होनी चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 30 मीटर होगा। रैपिड हार्डनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो क्विक में होगा, क्विक में 5 होगा, रैपिड हार्डनिंग में 30 मिनट होगा। और लो हीट सीमेंट में ये आपको याद रखना 1 आवर होगा, और हाई एल्यूमिना सीमेंट में 3.5 आवर होगा। फिर फाइनल सेटिंग टाइम आता है। फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होता है, एनुलर कॉलर लगाई जाती है स्क्वायर नीडल की जगह, एनुलर रिंग जो कि 5 mm की अपन मान के चल रहे थे कि इससे इंप्रेशन तो बड़े, नीडल मेक एन इम्प्रेशन बट कॉलर फेल टू डू सो, कि नीडल के कारण तो इंप्रेशन आ जाएगा लेकिन कॉलर के कारण कोई वो नहीं आएगा। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जिसके कारण प्लास्टिसिटी पूरी खत्म हो जाती है, कंप्लीटली लूज इट्स प्लास्टिसिटी, उसको अपन फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी और आरएससी और लो हीट सीमेंट का 10 आवर लेके चलते हैं, और हाई एल्यूमिना सीमेंट का जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम तो 3.5 आवर था, उसका फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर लेके चलते हैं। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग लेके चलते हैं। साउंडनेस में जो साउंड मतलब घंटी घंटी जो अपने घर पे थी 78 489, तो 78 याद रखना 0.78 पी, तो 100 ग्राम सीमेंट लेंगे और 0.78 पी लेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम में अपन ने कितना लिया था, 300 ग्राम सीमेंट लिया था और 0.85 पी लिया था। साउंडनेस किसके कारण आती है, एलएसएम के कारण आती है, लाइम सिलिका मैग्नीशियम। लीस्ट एटेलियर मेथड में अपन मेजर साउंडनेस करते हैं सिर्फ फ्री लाइम के कारण। 100 ग्राम सीमेंट लिया, 0.78 पी वाटर लिया। रिजल्ट किस में आएगा, एमएम में आएगा। ऑटोक्लेव टेस्ट में ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ का आ जाता है, लाइम और मैग्नीशिया के कारण। तो माउल डायमेंशन अपन याद नहीं रखेंगे, रिजल्ट याद रखना है कि 0.8% से कम कम होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सपेंशन जो अपन मान के चलते हैं, ओपीसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोजोलाना मैसनरी सीमेंट, ये 10 mm। मैसनरी सीमेंट कौन सी, जो रोज रेगुलर घर में लेते। लेकिन मैक्सिमम एक्सपेंशन सुपर सल्फेटेड हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये हाई एल्यूमिना सीमेंट ये अपन कहाँ पे यूज़ में ले रहे थे, हाई एल्यूमिना सीमेंट को अपन यूज़ में ले रहे थे सी और अंडर वाटर वर्क में, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि एल्यूमिना अपन 40% डाल देते हैं तो ये जल्दी से, और हाई रेजिस्टेंस होता है इसका केमिकल के प्रति। और सुपर सल्फेटेड और हाई एल्यूमिना सीमेंट का अपन ने जो साउंडनेस देखा है इसमें 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर टेस्ट प्रीफर्ड में अपन अमाउंट ऑफ वाटर देखते हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में 0.85 पी। साउंडनेस टेस्ट घंटी मतलब अपने घर का नंबर 0.78 पी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में पी बाई, तुम टेंसाइल का याद रखो, टेंसाइल में 10 आता है तो पी 10 का आधा P/5 और 5 का आधा प्लस 2.5, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना होगा, P/5 प्लस 2.5। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कितना होगा, इसमें एक साइड उधर से एक इधर से माइनस कर दो और एक उधर से माइनस कर दो, तो P/4 प्लस 3 होगा। स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन में कंप्रेसिव में अपन देख के आए P/4 प्लस 3%, और टेंसाइल में 10 का आधा 5 और 5 का आधा 2.5। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्यूब साइज होगी 7 पॉइंट्स, ये याद रखना है, पूछ सकता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 10 सेंटीमीटर का अमाउंट लेंगे ना, 7 सेंटीमीटर का अमाउंट लेंगे। वाटर देख लिया अपने P/4 प्लस 3% है, 3 क्यूब कम से कम टेस्टिंग के लिए चाहिए होती है। रेट ऑफ लोडिंग जरूरी नहीं है, 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। टेंसाइल स्ट्रेंथ के टेस्ट का नाम पूछ लेंगे, ब्रिकेट टेस्ट होता है। 6 ब्रिकेट लेंगे और जिनका एरिया होगा 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 से 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, लेकिन इसको अपन आरसीसी के डिज़ाइन में इग्नोर करके चलते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के ब्रिकेट लिए जाते हैं। सैंड सीमेंट का रेशियो 1:3 होता है। वाटर का अपन P/5 प्लस 2.5% लेके चलते हैं। साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब अपन जो कंक्रीट में लेके चलते हैं, ना कि सीमेंट में। सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में अपन 7 सेंटीमीटर के लेके चलेंगे, लेकिन कंक्रीट के में अपन 15 सेंटीमीटर के लेके चलेंगे, ये याद रखना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट के फ्लास्क का क्या नाम है, उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किससे मेजर करते हैं, लीस्ट एटेलियर फ्लास्क से करते हैं। ओपीसी की होती है 3.15, ये याद रखना है। अगर आप मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग करोगे क्लिंकर की, इससे आपको हायर स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे कि 1200 डिग्री ड्राई में अपन ने देखा था कि 1400 से 1500, और वेट प्रोसेस में अपन ने देखा था 1500 से 1600 डिग्री। लेकिन जो क्लिंकर फॉर्मेशन होती है वो 1200 डिग्री से, अब आप 15 मिनट कूल करोगे तो 500 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, फिर 10 मिनट कर दोगे तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ जाएगा। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन रिवाइज कर लेते हैं
कि सी थ्री ए सबसे पहले बनने वाली चीज़ थी और उसके बाद में C4A बनते हैं, ये शुरू के 24 घंटे में बन जाते हैं। स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपन देख रहे थे तो C3S सबसे ज़्यादा सीमेंशियस वैल्यू रखता है और C4AF कोई काम का नहीं होता है, तो फेल्ड स्टेट है, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं। रिएक्शन विद वाटर देख रहे थे तो C3A सबसे पहले रिएक्ट करता है और C2S सबसे लास्ट में रिएक्ट करता है, इसलिए रिएक्ट करता है सबसे लास्ट में, उसकी स्ट्रेंथ आती है 1 साल बाद में। हीट ऑफ हाइड्रेशन अपन देख रहे थे कि C3A की आग सबसे ज़्यादा होती है 865 जूल, वो अपन देख के आए थे। C2S हमेशा सबसे लास्ट में रहेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रेशन मतलब वाटर, वाटर के कारण फुस, तो C4AF ज़्यादा होगा C3A से। सेकंड पे C3A, फिर C3S, C2S सबसे लास्ट में होगा। अगर फाइनेंस अपन सीमेंट की इंक्रीज कर दें तो इससे स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बढ़ेगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगी, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगी, लेकिन टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेटिंग टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम फाइनेंस बढ़ाओगे तो ये तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन दिमाग घुमा सकता है। फाइनेंस के कारण सेटिंग टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। साउंडनेस टेस्ट में इस घर की सीटी घंटे की तो 78 0.78 पी, सेटिंग टाइम में ज़्यादा लगता है उससे ज़्यादा, तो 0.85 पी ये अपन देख के आए थे। तो ओपीसी में जो वाटर रिक्वायरमेंट है जो वो अपन 30% नॉर्मल कंसिस्टेंसी में होती है, और फिजिकल ऑल कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो 38% चाहिए होता है, और हाइड्रेशन, सिर्फ हाइड्रेशन चाहिए है तो 23% चाहिए, और केमिकल रिएक्शन के लिए 23% चाहिए, और 15% उसके जो अपन पहले बात करके आए थे उसमें शायद कोई एरर हो गई थी, 23% है वो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए है, तो उसमें मैंने क्या गलत बोल दिया था कि केमिकल रिएक्शन के लिए 15% चाहिए, नहीं, केमिकल परसेंट के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए ज़्यादा चाहिएगा 23%, और 15% जो कि होता है कि वॉइड के बीच में जो एंट्रैप होता है, और 15 प्लस 23%, 23% क्यों था, जो अपन को केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए था। C3 की 865 अपन ने सबसे ज़्यादा देख ली थी। सीमेंट के किल्न में कितना होता है, सीमेंट में होता है 1300 से 1500 डिग्री किल्न में होता है, जो अपन ड्राई प्रोसेस में पढ़ के आए थे, 1300 से 1500 या फिर 1400 से 1500 जो भी है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वेट में ज़्यादा होता है 1500 से 1600। और ब्रिक का जो अपन, ब्रिक में जो अपन को कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि ब्रिक में भी अपन को टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा बर्निंग का, उसमें ब्रिक में कम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें अपन को कोई फ्यूजन नहीं करवाना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी, तो ब्रिक को 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। एक डेज की ओपीसी में 3 डेज में लगभग आधी स्ट्रेंथ आ जाती है, 7 दिन में 2/3 स्ट्रेंथ आ जाती है, 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आती है उसको अपन 99% एज ए स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ड्राई प्रोसेस आज के दिन यूज़ किया जाता है स्लरी बनाने के लिए, इसमें पानी नहीं चाहिए होता। कैलकुलस मटेरियल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो भी चीज़ें हैं, लाइमस्टोन और चौक उसे बोला जाता है। आर्जिलिशियस में एआई होता है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। वेट प्रोसेस में टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, ड्राई प्रोसेस में टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 1400 से 1500 डिग्री चाहिए होता है। और फिर फाइनेंस टेस्ट अपन देख चुके हैं, फाइनेंस टेस्ट में अपन सी मेथड देख के आए थे। एयर परमिएबिलिटी में की यूनिट क्या होती है, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट की सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। ओपीसी में रेजिड्यू 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250, सीधा 1000 बढ़ा देंगे इसमें। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 10%, 5%, ओपीसी में 10%, इसमें 5%। और एक लास्ट चीज़ जो कि अपन कंसिस्टेंसी टेस्ट में और इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग टाइम में देख के आए थे, इनिशियल में आई मतलब 1 mm की जो होती है उसे नीडल बोलते हैं, जो कि स्क्वायर शेप की होती है। फाइनल सेटिंग टाइम में फिर 5 mm का जो होता है वो एनुलर कॉलर होता है, कि नीडल से तो इंप्रेशन बन जाए लेकिन कॉलर से कोई इंप्रेशन ना बने। फिर कंसिस्टेंसी टाइम टेस्ट में अपन देख के आए थे 10 mm का जो होता है वो प्लंजर होता है, और वो सॉलिड होता है, सॉलिड फील्ड होता है। ये बाकी जो भी थे ये होलो थे। फ्लाई ऐश बढ़ाने से, फ्लाई ऐश ऐड करने से वर्केबिलिटी बढ़ेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फ्लाई ऐश का सिर्फ श्रिंकेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी 10 मिनट पहले मैं शायद वर्केबिलिटी पे भी बोल गया था, वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर वॉइड्स बढ़ रहे हैं, छोटे वॉइड्स को फिल कर दे रही है फ्लाई ऐश, तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी फ्लाई ऐश के कारण, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, इनिशियल सेटिंग टाइम भी बढ़ेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, वाटर डिमांड कम होगी, परमिएबिलिटी कम होगी, केमिकल अटैक कम होगा। पोजोलोना के कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, इसीलिए इसे अपन डैम में काम करते हैं। पोजोलोना काम क्या करता है, वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को कम करता है। पोजोलोना बढ़ाने से श्रिंकेज बढ़ता है, इनिशियल स्ट्रेंथ घटती है ओपीसी में।
पोजोलानम बढ़ाने से इनिशियल स्ट्रेंथ कम होती है, ना कि फाइनल स्ट्रेंथ। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, वर्केबिलिटी बढ़ती है, क्योरिंग पीरियड बढ़ता है, सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रैपिड हार्डनिंग में 30 मिनट ये था। सिर्फ जो ध्यान रखने की वो क्विक सेटिंग में है 5 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। फाउंडेशन और अंडर वाटर स्ट्रक्चर में इसे यूज़ करते हैं। एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट में अपन विंसोल रेजिन और वेजिटेबल फेट को यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, फ्रीजिंग और थॉइंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें फ्लाई ऐश और डेंस, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में फ्लाई ऐश और डेंसर और इम्परमिएबल हो जाता है। रनिंग स्ट्रक्चर में काम में लेते हैं इसे। और जो सबसे खास की बात है, लो हीट सीमेंट में इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट है और वो 600 मिनट है। लेटेंस क्या होती है, सीमेंट और वाटर जो उसकी स्लरी ऊपर आ जाती है उसे बोलते हैं लेटेंस। और ब्लीडिंग हार्मफुल नहीं है अगर रेट ऑफ ऑपरेशन बराबर हो जाए ब्लीडिंग के। नॉर्मल ब्लीडिंग से फ़ायदा क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ती है, इसके कारण फुली प्लास्टिक स्टेट में रहती है। अब कैटेगरी जो बनाई हुई है ABCDEF, ए से 20 ये 33 ग्रेड है, सी से डी 43 ग्रेड है, ई से एफ चालू होने पे 53 ग्रेड। मतलब ए 33 ग्रेड की है, सी 43 ग्रेड की है, ई एक एक छोड़ के जो है वो 33 43 53 है, ABCD से चलते जाओ तो। ठीक है। OPC की फाइनेंस अपन 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ये अपन देख चुके हैं। मरीन वर्क के लिए सबसे बेस्ट सूटेड है वो ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट,